वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की इस क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान हिस्ट्री यानी सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, उसमें हम राजस्थान में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियों और लौह युग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ताम्रपाषाण युगीन राजस्थान की प्रमुख सभ्यता आहड़ के बारे में चर्चा की थी। उसका जो रहन सहन था, उसके मृदभांड बर्तन आदि, उसको हमने विस्तृत से पढ़ा था। आज हम बात करते हैं मुद्राएं, मोहरें एवं उपकरण। जो आहड़ की खुदाई में हमें सामग्री मिली है, उसमें मृदभांड और बर्तनों के साथ साथ मुद्राओं, मोहरों और उपकरणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ आप देखिए, जहाँ हम इसको इस ओर संकेत कर रहे हैं कि यहाँ ये ताम्र युगीन संस्कृति में जो आहड़ का उत्खनन है, उसमें ये जो 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, यदि आपको याद हो, इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री उसमें भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। और यदि आपको याद हो तो उसमें एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें त्रिशूल खुदा है, जिसमें दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो खड़ा हुआ दिखाई गया है, जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकश है। याद आया कुछ कि हमने इस पॉइंट को, इस बात को पहले भी पढ़ा है। इस मुद्रा में यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस लिपि के आधार पर इसे पढ़ा नहीं जा सका, किंतु इसकी लिपि के आधार पर इसे ईसा पूर्व 2री शताब्दी का आंका गया है। यहाँ से जो पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, उसमें 2 चीजें प्रमुख हैं। एक है राम शैकाश्म, जिसे हम चर्ट बोलते हैं, एंड दूसरा है स्फटिक, जिसे हम क्वार्ट्स कहते हैं। यानी ये जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं, उन उपकरणों में प्रमुख रूप से चर्ट और क्वार्ट्स का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ आप देखिए, आहड़वासी अपने मकानों की सुरक्षा और सुंदरता के लिए भी अभी लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था, इस स्फटिक के जो गुटके होते थे, उसमें मिट्टी के छिलके मिला करके दीवारों को सुंदर और आकर्षक बनाने के प्रयोग में लाते थे। तो चर्ट और क्वार्ट्स जो हैं, वो दोनों ही महत्वपूर्ण एंड मूल्यवान पत्थर थे, जिनका प्रयोग आहड़वासी करते थे। आहड़ के उत्खनन में बड़ी संख्या में तांबे की कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां तथा ताम्र मल प्राप्त हुआ है। यानी हम ये इस बात को यहाँ स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि तांबा नामक धातु का प्रयोग आहड़वासी विस्तृत पैमाने पर करते थे और अपने अधिकांश उपकरणों आदि का निर्माण, अपने आभूषणों का निर्माण करने के लिए वो तांबे का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर आप देखिए, एक चीज और है, ताम्र मल की प्राप्ति। भारी मात्रा में जो ताम्र मल प्राप्त हुआ है, उससे स्पष्ट होता है कि तांबे का प्रयोग अधिक किया जाता था। और ये ताम्र मल क्या है, जिसे हम कह सकते हैं वेस्टेज, है ना, इसे कॉपर स्लैग्स बोला जाता है। तो ये कॉपर स्लैग्स क्या है, जब कॉपर को गलाया जाता है तो उसका जो अपशिष्ट है, वो ताम्र मल के रूप में बड़ी मात्रा में प्राप्त होना इस ओर संकेत करता है कि तांबे का प्रयोग जो है वो बृहद स्तर पर किया जाता था। कुछ ताम्र कुल्हाड़ियां तथा तांबे की चादरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हर एक उदाहरण हमें इस ओर संकेत करता है कि तांबे का प्रयोग आहड़वासी पूरी तरह से करते थे या बड़े पैमाने पर करते थे। आहड़ प्रमुख औद्योगिक नगर था, जिसका प्रमुख व्यवसाय था ताम्र उद्योग। यानी संस्कृति में आहड़ एक औद्योगिक केंद्र था पूरी संस्कृति का, और इसमें ताम्र उद्योग जो है वो इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था। इसके अतिरिक्त 79 लोहे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं उत्खनन के दौरान। यानी तांबे के साथ साथ संभवतः अब आहड़वासी
लोहे का प्रयोग भी करने लगे थे और इस उत्खनन में कुल्हाड़ी, चाकू और कील के समान कोई उपकरण यहाँ से प्राप्त हुआ है जो लोहे से निर्मित है। इस तरह से आहड़ वासियों की उत्खनन सामग्री में मुद्राएं, मोहरें एवं उपकरण जो हैं वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो आहड़ वासियों की जीवन से संबंधित विभिन्न जानकारियां हमें देते हैं। इसके बाद बात आती है मणियां तथा आभूषण। आहड़वासी जो हैं वो बड़े कीमती पत्थरों का प्रयोग करते थे, जिसमें गोमेद, स्फटिक बहुत मूल्यवान पत्थर माने जाते हैं और इनसे गोल मणियां बनाई जाती थी। इसके साथ साथ आप देखिए ये जो गोल मणियां निर्मित की जाती थी उसमें कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डियों का प्रयोग भी किया जाता था। इतना ही नहीं, इनमें जो गोलाकार छेद वाले अंड हैं वो भी लगाए जाते थे, जिनका निर्माण कांच और पक्की मिट्टी आदि से किया जाता था। इसके साथ साथ आप देखिए विभिन्न प्रकार के ये जो मणि है वो तैयार की जाती थी। इनके आकार प्रकार जैसे गोल, चपटे, चतुष्कोणीय और षटकोणीय, ये आकार इन मणियों को प्रदान किया जाता था। इन मणियों पर बहुत सुंदर सजावट और अलंकरण का कार्य भी किया जाता था। साथ ही साथ इन धातुओं का प्रयोग आभूषण बनाने तथा उसे ताबीज की तरह पहनने के प्रयोग में भी लाया जाता था। अभी यहाँ देखिए ताबीज शब्द जो है, आभूषण हम सभी जानते हैं सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण अधिकांश पहने जाते हैं, लेकिन ताबीज का पहना जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं आहड़वासी जो थे वो तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि में भी विश्वास करते थे, क्योंकि वर्तमान में भी हम देखते हैं ताबीज जो पहने जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अंधविश्वास को ही इंगित करते हैं। पक्की मिट्टी तथा कीमती पत्थरों से मणके बनाना इस आहड़वासियों की प्रमुख विशेषता रही थी। कीमती पत्थरों व मिट्टी के अतिरिक्त आहड़वासी सीप, मूंगा और बीज के आभूषणों से भी निर्माण कार्य करते थे, यानी इनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण किया जाता था, जिसका प्रयोग सिंधुवासी करते थे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कृषि व्यवसाय और रहन सहन की। सिंधु वासियों का प्रमुख व्यवसाय जो है वो कृषि ही रहा होगा। जैसे कि हम बार बार बात करते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और संभवतः यही कारण है कि जो कृषि है वो हमारे जीविकोपार्जन का प्रमुख आधार माना जाता है। दूसरी बात, आप लोग इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि हमारी कृषि जो है वो सदैव मानसून पर आधारित रही है। यहाँ पर एक बार हम पुनः इस पर दृष्टि डालते हैं। अन्न का उत्पादन होता था, यानी कृषि कार्य से आहड़वासी जो हैं वो भली भांति परिचित थे और अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बड़ी मात्रा में अन्न का उत्पादन करते थे। अब उत्खनन में इस बात के प्रमाण किस रूप में मिलते हैं कि आहड़वासी अन्न का उत्पादन करते थे। बड़े बड़े भांड एवं अन्न पीसने के पत्थरों की प्राप्ति आहड़ के विभिन्न स्थलों से हुई है या आहड़ के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से हुई है। तो जब अन्न नहीं होगा तो भांड और अन्न पीसने के पत्थरों का होना स्वाभाविक है कि वो नहीं होंगे, और यदि इनकी प्राप्ति होती है तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आहड़वासी अन्न का उत्पादन किया करते थे। इसीलिए अन्न को रखने के बड़े बड़े भांड प्राप्त हुए हैं और अन्न को पीसने के पत्थर आदि की प्राप्ति हुई है। आहड़वासी सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी किया करते थे। सामूहिक भोज, आप जानते हैं इस बात को कि विशेष अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन वर्तमान में भी होता है। तो संभवतः
विशेष अवसरों पर आहड़वासी भी सामूहिक भोज का आयोजन करते थे। अब इस बात को हम किस प्रकार सिद्ध करते हैं? इस बात का प्रमाण क्या है कि आहड़वासी सामूहिक भोज का आयोजन करते थे? यहाँ से बड़ी भट्टियों का मिलना। स्वाभाविक है कि यदि एक परिवार का भोजन बन रहा है या 2 परिवारों का भोजन तैयार किया जा रहा है तो उसके लिए बड़ी भट्टियों की आवश्यकता नहीं होती। हम देखते हैं हमारे घर में एकल परिवारों के लिए सिंगल चूल्हे होते हैं। यदि परिवार बड़ा होता है तो 3 और 4 चूल्हे के गैस स्टोव जो हैं वो घर में रखे जाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी भट्टियां जो हैं वो तभी रखी जाती हैं जिनका उद्देश्य होता है सामूहिक भोज के समय अधिक भोजन को तैयार करना। तो यहाँ पर जो बड़ी भट्टियां प्राप्त हुई हैं वो निश्चित रूप से इस बात की ओर संकेत करती हैं कि आहड़वासी विशेष अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन करते थे। कृषि जो है, जैसा भी मैंने आपको बताया, वर्षा पर ही आधारित थी या मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर था। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आहड़ नदी के तट पर यह संस्कृति विकसित हुई थी तो सिंचाई का प्रयोग भी आहड़ वासियों द्वारा अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता होगा। कृषि के साथ साथ रंगाई व छपाई का व्यवसाय जो है वो भी आहड़ वासियों में प्रमुख रूप से विकसित रहा होगा। अब इस बात के प्रमाण क्या है? छपाई के ठप्पे उत्खनन में प्राप्त हुए हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आहड़ वासियों में रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी काफी विकसित अथवा उन्नत अवस्था में था। स्वच्छता का ध्यान, मैं आपको बार बार इस ओर संकेत कर रही हूँ कि सिंधु सभ्यता के समान आहड़वासी भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। अब इस बात का प्रमाण किस रूप में मिलता है? यहाँ के उत्खनन में मैल छुड़ाने के छापे मिलना। शरीर से आपने देखा होगा आज भी हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मैल छुड़ाने के लिए जैसे स्क्रबर आदि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से मिट्टी के बने हुए छापे वर्तमान में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो छापे का मिलना उत्खनन में इस ओर संकेत करता है कि आहड़वासी स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देते थे। व्यापार और वाणिज्य विकसित था। अब इस बात का प्रमाण हमें किस रूप में मिलता है? जो आहड़ का उत्खनन कार्य किया गया है वहाँ से तौल के बाँट व माप की प्राप्ति हुई है जो आहड़ वासियों के व्यापार वाणिज्य विकसित होने की ओर संकेत करती है। इसके अतिरिक्त उत्खनन में चमड़े के टुकड़े, पूजा के पात्र जो मिट्टी के बने हुए हैं, चूड़ियों की प्राप्ति इन स्थलों की या आहड़ के उत्खनन से हमें प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन प्राप्त होना या पूजा के पात्र मिट्टी के बने प्राप्त होना इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आहड़ वासियों का धार्मिक जीवन भी निश्चित रूप से काफ़ी उन्नत रहा होगा या उनके धार्मिक विश्वास जो हैं वो भी काफ़ी मजबूत होंगे और इसीलिए पूजा पद्धति को संपादित करने के उद्देश्य से इन पूजा पात्रों का निर्माण किया गया होगा। जहाँ तक हम बात करते हैं मृतक संस्कार की, तो संभवतः चूंकि मृतक संस्कार के बारे में आहड़ की कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उत्खनन में जो अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं या मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः मृतक संस्कार गाड़ना ही या गाड़ कर ही किया जाता था, यानी वह मनुष्य की मृत्यु होने पर उसके शव को जमीन में दफना दिया जाता था। सफाई व्यवस्था, पुनः एक बार इसको हम करते हैं, चक्रकूप का प्रयोग किया जाता था जो सफाई के लिए एक उत्तम व्यवस्था मानी जाती है और इस बात का संकेत करते हैं। यहाँ पर विभिन्न खंदक प्राप्त हुए हैं तो खंदक संख्या 6 जो है वो इस बात की ओर संकेत करती है कि आहड़वासी सफाई व्यवस्था के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। अन्य खंदकों में चूल्हे, आटा या मसाला पीसने के गाढ़े धार पत्थरों की प्राप्ति हुई है
जो सिंधु वासियों के आहड़ वासियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। गिलुंड जो आहड़ सभ्यता का एक प्रमुख स्थल रहा है, वहां से काले लाल बर्तनों की बड़ी मात्रा में प्राप्ति हुई है। इस तरह से आप देखते हैं आहड़ वासियों का जीवन जो था सुखी और समृद्ध था। जो यहाँ से प्राप्त सामग्री है वो सिंधु वासियों के खान पान, रहन सहन, उनके कृषि व्यवसाय आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉक्टर GN शर्मा जो हमारे आधुनिक इतिहासकार हैं राजस्थान के, उन्होंने आहड़ सभ्यता के समृद्ध काल का जो समय निर्धारित किया है वो ईसा पूर्व 1900 से ईसा पूर्व 1200 तक माना है। यानी इस अवधि में जो सिंधु आहड़वासी थे वो अपनी समृद्धि की ओर पहुंच चुके थे, या ये उनकी विकसित अवस्था थी। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।